अस्सलाम वालेकुम। फैज़ में ये यूट्यूब पे तकरीबन सभी उलमा अब ये कहने लग गए अब कि ये एंड टाइम है, यानी कि अब आखिरी ज़माना है, क्योंकि निशानियाँ भी क़यामत की बहुत तेज़ी से मुकम्मल होते आ रही हैं। इसी तरह से एक बात सुनने में आई कि माहिदा लौज़ान जो है तुर्की का, यानी कि खिलाफत के वापस आने का, तो ये 2023 में एक्सपायर हो रहा है। तो आप इस बारे में जानते होंगे तो फिर बताइए। देखिए, भाई ने सवाल किया कि लोग कह रहे हैं कि ये आखिर वक्त है, आखिर ज़माना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात इंतकाल के बाद से हर दौर में लोगों ने ये कहे कि आखिरी ज़माना है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हर गुजरता हुआ ज़माना आखिरी ज़माने के करीब ज़माना है, इसलिए आखिरी ज़माना कहा जाता है। आपको इसको लिटरल सेंस में आखिरी ज़माना बोले तो बस अब मेरी ज़िंदगी में क़यामत आ जाती, इसलिए अब गुफाओं में जाके रह जाओ, घर बार छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के बकरियां पालना शुरू करो जंगलों में जाके, और ये करो, ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, हम आखिरी ज़माने से बहुत करीब हैं, लेकिन क्या वो ज़माना अभी है? वल्लाहु आलम। अगर हम कह देंगे हाँ, तो फिर हम भी नजूमी हो गए, क्योंकि बड़ी अलामतों को नजर आ नहीं रही। हाँ, छोटी अलामतें वक्तन फवक्तन झूठ का आम होना, जिना का आम होना, शराब का आम होना, म्यूजिक का आम होना, वो देख रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन क्या हम कह सकते हैं इसका मुराद ये कि अब इसके बाद एक हफ्ते बाद बड़ी अलामत को आएंगी? नहीं, ये गायब की बात। लेकिन हर जमाना आखिर जमाने से करीब जमाना है, इसलिए उसको आखिर जमाना कहा जाता है। रहा मामला ये कि भाई ने कहा कि तुर्की के ताल्लुक से बात हो रही है कि अब 2023 में जो मसला उनका जो होगा, और उसके बाद खिलाफत आ जाएंगी, मतलब वो जमाना आ रहा है। देखिए, जो कुछ हमको हदीस में मिलता है वो हदीस ये कि खिलाफत जारी होंगी, चल रही होंगी, और खलीफा का इंतकाल हो जाएगा। हाँ, खलीफा का इंतकाल हो जाएगा, और तब लोग इख्तिलाफ करेंगे, और तब अल्लाह ताला एक इंसान को रातों रात हिदायत देगा, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या अहमद बिन अब्दुल्ला होगा, क्योंकि हदीस में अल्फाज है उसका नाम मेरे नाम सा और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम सा होगा। अल्लाह उसको रातों रात हिदायत देगा, इसलिए उसको महदी कहा जाता है। महदी मतलब हिदायत याफ्ता, ठीक है। और वो मतलब वो नेक इंसान होंगे, लेकिन अल्लाह रातों रात उनकी जिंदगी काया पलट देंगे, और फिर वो लोगों के सामने आएंगे। तो एक लंबा वक्फा है वो, मतलब इतना शॉर्ट नहीं कि आप बोले कि 2023 में फला हो रहा, अब तुर्की ये कर रहा और क़यामत आने वाली। 2023 तुर्की का क्या है मालूम आपको? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की पे कुछ सैंक्शंस आए थे। सैंक्शन समझते हैं आप? जब एक मुल्क खिलाफ वर्जी करता है तो तमाम मुल्क मिलकर उस पर कुछ सैंक्शंस लागू कर देते कि ये तुम अब नहीं कर सकते। ठीक, हुआ क्या? जर्मनी ने तुर्की का साथ दिया, और वो सबसे बड़ी उनकी गलती थी। गलती क्या, लेकिन अब दोस्त भी थे पहले से। जर्मनी और तुर्कों के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जर्मनी को अल्मानिया कहते थे, अल्मानिया, और तुर्क समझो ये, तो बहुत अच्छे ताल्लुकात। अब जब वर्ल्ड वॉर हुआ, सैंक्शंस लगे। सैंक्शंस किस किस पे लगे? जर्मनी पे लगे, तुर्की पे लगे, और जितने जर्मन के अलाइज थे उन पे सैंक्शंस लगे। जर्मनी ने पूरे सैंक्शंस को तोड़ दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया। तुर्की पीछे रहा, तुर्की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ। सैंक्शंस कितने थे? सैंक्शंस थे 100 ईयर्स की, 100 साल बंदिश है। सैंक्शंस मतलब बंदिश है। क्या क्या बंदिश है? तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या? तुर्की ने क्या किया? वो सैंक्शंस को माना। 2023 उसको लगे थे, 1923 में सैंक्शंस लागू हुए थे, तो 2023 में 100 साल उसके सैंक्शंस के मुकम्मिल हो के अब उसके ऊपर जो सैंक्शंस है वो खुलने वाले हैं। समझ रहे बात? तो 1923 में जब वो सैंक्शंस लागू हुए तो जर्मनी ने माना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया, ठीक, और जापान ने उसका साथ दिया तब। तो जापान पे भी लगे फिर 100 साल के सैंक्शन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जर्मनी और जापान ये दोनों के पास मिलिट्री नहीं है अपनी। जर्मनी को भी यूएस मिलिट्री होती है और जापान को भी यूएस मिलिट्री संभालती है। क्योंकि दोनों पे ये लागू हुआ कि तुम दोनों ने ये काम किया, लिहाजा तुम अपनी फौज तैयार नहीं कर सकते। इसीलिए जर्मनी पूरा अपना पैसा किस में डालता है मालूम आपको? रिसर्च, टेक्नोलॉजी, साइंस और ऑटोमोबाइल उनका बहुत एडवांस। गाड़ियों वगैरह की टेक्नोलॉजी, मैकेनिक्स जो बोलते हैं ना, रोबोटिक्स नहीं, मैकेनिक्स, मैकेनिकल वर्क, मशीनें सबसे एडवांस, सबसे अच्छी, सबसे मजबूत जर्मनी की होती है। आप जानते होंगे, ट्रेन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक। क्यों? उनके ऑटोमोबाइल्स कंपनी। अब वो पूरा रिसर्च करते हैं सिर्फ ऑटोमोबाइल में। पैसा उनका, मिलिट्री नहीं है उनकी। उनकी जो मिलिट्री है, नेशनल गार्ड्स वगैरह जिसको बोलते हैं, मिलिट्री नहीं होती, आर्मी नहीं होती वो, तो उनको एक लिमिटेड हथियार की इजाजत होती है। लिमिटेड मतलब इवन स्नाइपर्स, बड़ी गन्स नहीं रख सकते हो। जापान का भी सेम हाल हुआ, जापान पे भी सैंक्शन लगे। जापान की भी कोई फौज नहीं, 100 साल तक उसको अमेरिका संभालेगा, उसने लग गया रोबोटिक्स में 100 साल। उनकी टेक्नोलॉजी इसलिए इतनी एडवांस है क्योंकि दोनों की फौज अपनी खुद की नहीं। तुर्की ने क्या किया? 1923 में तुर्की ने खिलाफ तो काम नहीं किया कुछ, तुर्की ने एक काम किया, तुर्की ने अमेरिका से आज़ादी ले ली। कहा हम तुमको तो नहीं मानते। वो जर्मनी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर किया, तुर्की ने वो नहीं किया। और तुर्की ने क्या किया?
कुछ सैंक्शंस तोड़ दिए, कुछ तोड़े, जिसमें उसने क्या किया, सबसे पहले जितने यूरोप और अमेरिकन से उनको निकाला। जो कमाल कमाल पाशा अतातुर्क जिसको कहते द फादर ऑफ जिसको कहेंगे तुर्क, अतातुर्क, अता कहते बाप को, उसमें अतातुर्क मतलब तुर्कों का बाप है वो, समझो। तो कमाल पाशा ने क्या किया, रिवोल्ट किया और अमेरिकन को हकाल दिया, क्योंकि वो सैंक्शन जो लागू हो रहे थे, जैसे वहां मिलिट्री उनकी बैठी हुई थी, वहां थी, यहाँ भी मिलिट्री थी अमेरिका, उसने वो हटा दिया, लेकिन कहा बाकी सैंक्शंस को हम मानेंगे, तुम्हारी मिलिट्री नहीं माने। इसीलिए तुर्की ने मिलिट्री डेवलप किया, जर्मनी नहीं कर पाया, ये नहीं, क्योंकि वो दोनों ने वर्ल्ड वॉर में लड़े, इन्हें लड़ा नहीं, लेकिन अपनी मिलिट्री की इजाजत मांग लिया, जिसकी वजह से आज हाईली इक्विप्ड, टेक्नोलॉजी में एडवांस कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज में से, ठीक है। लेकिन उसने कुछ सैंक्शन आज भी माने रखा है। उसका पहला सैंक्शन क्या था कि तुर्की पूरी जमीनें जितनी उसके पास है वो सारी जमीनों को छोड़ देगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितना तुर्की था वो छोड़ देगा, तो तुर्की ने वो सारी जमीनें छोड़ दी। कितने साल के लिए, लेकिन 100 ईयर्स। तो तुर्की ने जब जो वो खत्म हुई उसकी हुकूमत, और जब उसने वो छोड़ दिया, मतलब 1923 में सैंक्शन लगे और 24 में तुर्की खिलाफत एबॉलिश हो गई, 24 में, 1924 में। तो 23 में जब उसने सैंक्शंस दिए, समझ रहे आप, कि अपने आप को किया, तो उसने मुल्कों को आजाद कर दिया। तो कितने मुल्क निकले, 42 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, 42 मुल्क बने। कितने बने, 42, ठीक है। 1932 में सऊदी आजाद हुआ तुर्की से, तुर्की का हिस्सा था, समझे। अब तुर्की क्या कह रहा है, क्या 1923 की जमीनें सैंक्शंस के तहत छीनी गई थी, सब वापस लौटाई जाए, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया उसके पास था, ओमान उसके पास था, कतर उसके पास था, जॉर्डन उसके पास था, शाम उसके पास था, मिस्र उसके पास था, अल्जीरिया उसके पास, बहुत बड़ा रीजन था। उसके बाद साइपर उसके पास था, अल्बानिया था, कोसोवो था, हर्जेगोविना था, जर्मनी का हिस्सा था, उसके बाद क्रोएशिया था, जॉर्जिया था। ये पूरे कंट्रीज थे जो उस पर कब्जा था उनका। मतलब ये जब खत्म हुआ तुर्की खिलाफत और उनको सिर्फ तुर्की मिला, तो जब 42 आजाद मुल्क बने उसकी वजह से, मतलब इतनी बड़ी हुकूमत थी तुर्कों की। तब 1923 में जो सैंक्शन लगा, 2023 के लिए तुर्की बोलता है कि मुझे वो सारे मुल्क वापस चाहिए, इंक्लूडिंग हिजाज, मक्का और मदीना, जो मेरे पास थे 23 में। 23 सितंबर 1932 में सऊदी आजाद हुआ, तो तुर्की अबॉलिश होने के बाद ही सऊदी भी आजाद हुआ, उनका इंडिपेंडेंस डे, समझ रहे आप। और कई मुल्क हुए। तो अब ये जब तुर्की तैयार कर रहा है, तो जितने ममालिक हैं जो उसके अंडर थे, अब वो प्रेशर में है कि ये क्या नया करेंगे। और अमेरिका ने चूंकि सैंक्शंस लगाया था, वो अमेरिका को फोर्स कर रहा है कि मुझे वो सारी जमीन अब तुम ही दिला के दोगे जो तुमने मुझसे छीनी थी। मैं तो अपनी लिमिट में रहा इतने 100 साल, मैंने माना तुम्हारी पूरी बात, अब दो। अमेरिका को मालूम है वो कुछ नहीं दे सकता, उसके बाद भुट्टा है, अब वो खुद नहीं संभाल सकता अपने आप, वो क्या चलाएगा दुनिया को। अब अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि तुर्की डिमांड कर रहा है, हर चीज डिमांड कर रहा है जो उसकी थी उस जमाने में। बहुत बड़ा रीजन था, बहरहाल आप कभी तारीख पढ़िए, लंबा किस्सा है, ठीक है। तुर्की का वो हिस्सा जिसको आप बोलते हैं इस्तांबुल, इस्तांबुल दुनिया का एक ही ऐसा वाहिद शहर है जो 2 कॉन्टिनेंट में आता है। एक हिस्सा उसका एशिया में और दूसरा हिस्सा उसका यूरोप में आता है, और बॉस्फोरस बीच में से एक बहुत बड़ा कैनाल जाता है, बॉस्फोरस कहते हैं। तो उन्होंने जो सैंक्शन लगाए थे उसमें एक सैंक्शन ये था कि बॉस्फोरस जो है, जो इस्तांबुल से गुजरती है, बॉस्फोरस पे तुर्की का कब्जा नहीं रहेगा, लिहाजा पूरा यूरोप बॉस्फोरस को यूज करता है बगैर टैक्स के, उसका तुर्की टोल नहीं ले सकता। अब तुर्की बोलता है बॉस्फोरस भी बंद कर दूंगा 23 में, अगर यूज करना है तो मुझे टैक्स देना है। और अगर बॉस्फोरस तुर्की ने बंद कर दिया तो मतलब जिसको हम कहेंगे साउथ और नॉर्थ यूरोप को जो साइड से पास करते हैं पूरा ही बंद कर देगा। जब तक वो नहीं खोलेगा कोई जहाज पास नहीं हो सकता। जैसा स्विस कैनाल है ना, स्विस कैनाल से कितना फायदा हुआ, स्विस कैनाल जब बना तो डायरेक्ट यूरोप से आप अफ्रीका के साइड से निकल के सीधा आ जाते हैं अरेबियन सी के अंदर, जबकि पहले पूरा अफ्रीका घूम के आना पड़ता था आपको। तो स्विस कैनाल था। फिर अदन के अंदर, जो अदन से स्विस कैनाल गुजरता है, यमन का उस पर होता, तो यमन से उन्होंने अदन को अलग कर दिया। अभी भी अदन एक अलग एक टेरिटरी, यमन का पार्ट नहीं है, ताकि ये सब अपने टैक्सेस बचाए। मैक्सिको में वही हाल किया उन्होंने, कैनाल जो मैक्सिको का है। ये अमेरिकन ऐसे ही करते हैं, पूरे दुनिया को लड़ाते हैं और अपने फायदे करते हैं। तो उन्होंने सैंक्शन डाला, तो तुर्की को कुछ टैक्स नहीं मिलता है इस्तांबुल से। अब वो बोलता है कि मैं अब टैक्स लागू करूंगा, क्योंकि 100 ईयर्स खत्म हो गया, मैंने आपको इज्जत दी और मैंने 100 साल माना, जो आप मेरे से गलती हुई 100 साल पहले, अब मैं वो करूंगा। तो अब एक वबाल शुरू हो। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उसको एक अदर वे, अब चूंकि वो उसका हुक्मरान है, वो खारी भी है, जो इससे पहले ज़माने में नहीं आया कोई हुक्मरान, ज़माने से वो लोग सोशलिस्ट हो गए थे, मतलब उन्होंने अल्लाह का इनकार करके कोई बनाने वाला नहीं मान लिया था, कम्युनिस्ट हो गए थे पूरे के पूरे। तो अब वो बोलते नहीं, अब तो माशाल्लाह कम्युनिज्म से निकल के उनका खुद प्रेसिडेंट खारी है,
पहले प्राइम मिनिस्टर था, अब तो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है, दीनदार इंसान है, मदरसे खोल दिया, मस्जिद कर दिया, शराब बंद तो नहीं किया लेकिन कम से कम ये लिमिट तो लाया कि रात में 10 के बाद खुली नहीं रहेंगी दुकानें, जो भी है ठीक है, खैर तो है ना, पूरा 24 घंटे मिलने के मुकाबले में खैर तो है कि 10 के बाद बिकेंगे नहीं तो कम से कम बड़े होटलों में 10 के बाद शराब मिलती नहीं, जो भी उसने सैंक्शन लाया। लेकिन एक तरफ वो जो आपने कहा ना, वो एक कुछ ज़्यादा ही इशू हो जा रहा है कि खिलाफत तक चले जा रही बात, वो उतना बड़ा मसला नहीं है। और अगर 2023 में तैयब एर्दोगान या जो भी उनका प्रेसिडेंट रहता है वो सैंक्शन हट के उनको कुछ मिल भी जाता है, तो मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि बहुत बड़ा असर तब्दीली नहीं आने वाली। हाँ, तुर्की के अंडर में जो चीज़ें बॉस्फोरस वगैरह ये जितना भी है उसको तो वो कंट्रोल कर लेंगे, पर उससे हट के कोई टेरिटरी उनको अलग से मिलने वाली नहीं है। कोई भी आज़ाद मुल्क अब उसका पार्ट क्यों बनेंगे? रोड्स, साइप्रस, ये सब तुर्की के पार्ट थे। आज भी झगड़ा चलता है कि साइप्रस में 2 हिस्से हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन पार्ट। बहरहाल बहुत अजीब मसला है, वो इसी वजह से थे कि वो उसका हिस्सा था तुर्की का। बहुत सारी चीज़ें कोई मैं नहीं समझता हूँ क्या वापस तुर्की में आके मिलेगा। हाँ, उसको जो उसका इलाका है अगर मिल जाए वही बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन वो खलीफा बनेगा, अब खिलाफत आने वाली है, क़यामत करीब है, चूंकि तुर्की अब वापस आ रहा है, तुर्की की खलीफत है। हदीस में कहीं भी तुर्की नहीं है, वो अरबी होंगे जो भी थे, वो जिनमें लड़ाई होंगी वो जो खलीफा होंगे, और जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या अहमद बिन अब्दुल्ला जो मेहदी होंगे वो भी अरब नस्ल से होंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ानदान से होंगे, और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से होंगे। बहुत तफसीलात है, और दिखने में अल्लाह के रसूल के जैसे होंगे, चौड़ी पेशानी, खड़ी नाक वाले होंगे, बहुत सारे उनकी अलामतें हैं, तो बहुत फिजिकल फीचर्स है और ख़ानदानी फीचर्स है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन लोग उसको जो एक शक्ल दे रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ नेट पे, अब क़यामत करीब है, तुर्की ये कर रहा, तुर्की में खिलाफत नहीं भाई, डेमोक्रेसी अभी भी, वोट होता है, वो खलीफा की बात हो रही है, एक लंबा अरसा है, वल्लाहु आलम। लेकिन ये कहना कि हर ज़माना आखिरी ज़माने से करीब है, इसमें कोई गलती नहीं। एग्जैजरेट करके ये कहना यही वो ज़माना है जो आखिरी है, ये गलत हो जाएगा, तो एहतियात करें। और ये बस छोटा सा एक बैकग्राउंड मैंने आपको दिया कि जो अभी कश्मकश 2 मुल्कों में चालू है, तुम उधर है या तुम इधर है, उसकी कश्मकश ये है कि उधर वाले का अब दावा है कि अब तुम भी हमारे हो, और इधर वाले अपनी लीडरशिप के जरिए बताना चाहते हैं कि अब हम किसके कंट्रोल में वापस नहीं जाएंगे, और अमेरिका को वार्न कर रहे कि नहीं, हम अपनी हथियार, अपनी मिलिट्री, अपना सब बनाएंगे, चूंकि तुर्की का दावा बहुत बड़ा है, समझ रहा, और वो चाहता है कि 1923 की हर जमीन उसको मिले जिसमें उसने मक्का मदीना हिजाज पर भी दावा किया कि ये मेरा ही था। एक ट्रेन चलती थी इस्तांबुल से और आती थी मक्का मदीना, पूरा कनेक्ट करती थी। वो स्टेशन आज भी मक्का मदीना में पुराने, वो इंजन आज ही मौजूद है, रूट बंद हो गया लेकिन इंजन आज ही मौजूद। तो बहरहाल वो दावे की वजह से ये जो 2 फ्रंट क्रिएट हो गए ना, एक मुल्क और दूसरा मुल्क, और सियासत के लोगों ने बहुत कुछ किया, उन्होंने दीन को भी इस्तेमाल किया, काले झंडे भी लहरा दिए वक्तन फवक्तन, ताकि लोगों को लगे मेहदी आ गए, और ये है। तो अलामतों में अपने आप को फिट मत करो, अलामतें आके उसमें फिट हो जाएंगी जब भी होंगे, बस यही बहरहाल। इसके अलावा मैं समझता हूँ कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू अभी फिल वक्त नहीं है। और आपका कहना कि अभी, या किसी का कहना अभी कि क़यामत बस करीब है, हाँ करीब है उस माने में कि कुरान ने तो जब नाजिल हुआ कहा क़यामत करीब है, लेकिन ये कहना कि अभी है, ये गलत दावा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हालात है मुसलमानों के, जैसे भी हो, इस्लाम का बोलबाला है, इस्लाम हर कच्चे पक्के मकान तक पहुँच रहा है, लोग जो दर्जो इस्लाम में आज भी यूरोप और अमेरिका में आ रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि वही है, जब होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब होना होगा अल्लाह ताला ला लेगा, हम लोग अपना काम करें, और जो होना है मतलब तकदीर है, और जो मामला चल रहा है वो अपना होते रहेंगी, हम अपना काम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।